चलो शुरू करते हैं। क्लास 12th फिज़िक्स का चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का ये लेक्चर नंबर 5 है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग कंडक्टर जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये आप लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। F इजिकल्स टू IBL साइन थीटा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था, अगर आप लोग को याद हो तो। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे लूप पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो लूप से पहले एक बात बता दूँ आपको, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था करंट कैरिंग लूप है ये, ठीक है। ऐसा इसमें करंट जा रहा है, तो ये कौन सा पोल बनाता है? नॉर्थ पोल। एक साइड से देखेंगे तो नॉर्थ पोल, दूसरे साइड से देखेंगे तो साउथ पोल, ठीक है। अब इसका सपोज इसका एरिया है, एरिया बराबर A है। तो अब एक टर्म आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम लोग स्मॉल वेक्टर m से डिनोट करेंगे और इसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ या साउथ से नॉर्थ। अच्छा, इसका डायरेक्शन का हम लोग बाद में बात करेंगे। ये टॉपिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, तो अभी बस इसको मैं बता दे रहा हूँ जो यहाँ पे यूज़ होगा। तो ये होता है I वेक्टर A, ये सिंगल टर्न के लिए, और फॉर n टर्न्स m इजिकल्स टू क्या होगा? NIA, ठीक है। इसको अभी आप लोग नोट कर लेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा, अभी इसमें यूज़ होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में मिलना है। इसका ये एक फॉर्मूला, बस ये एक नहीं है, दूसरा फॉर्मूला भी है। जैसे आपका पहले फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, वैसे यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो ये हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, अभी बस इतना आपको बता दिया है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। NIA या I इंटू A, या अगर आप वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो M बराबर IA या M बराबर NIA। अब इसका डायरेक्शन आप लोग कैसा देंगे? इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है, ठीक है। वो जो भी है वो हम लोग देखेंगे, साउथ से नॉर्थ होता है कि नॉर्थ से साउथ, जब हम लोग बार मैग्नेट पढ़ेंगे वो मैं अच्छे से बताऊंगा आपको। बस यहाँ अभी डायरेक्शन आप लोग याद रखिएगा। डायरेक्शन ऑफ MDM मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ a loop is given by right hand thumb rule. Right hand thumb rule। तो अभी यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपको बताना है, तो आप लूप के डायरेक्शन में अपने चारों उंगली को घुमाएंगे। ऐसा लूप के डायरेक्शन में घुमाइए, अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है? बाहर की तरफ। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? बाहर की तरफ। अब आप इस लूप को देखिए, ये कैसा है? क्लॉकवाइज। तो इसमें ऐसा ही उंगली घुमाइए, तो इसमें किधर आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? अंदर की तरफ। देखिए, ये जो आपका लूप है ये इस एक्सिस पे रोटेट होगा। जैसे मैंने यहाँ बनाया है, ये समझ लीजिए लूप है ये, ठीक है। लूप है, करंट कैरिंग लूप है, ठीक है। करंट लूप इसको आप बोल सकते हैं। लूप है, इसमें करंट जा रहा है। तो ये कुछ इस टाइप से रखा हुआ है, इस टाइप से रखा है कुछ। यहाँ पे एक ऐसा समझ लीजिए ये नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, और इसके बीच में ये ऐसा घूमेगा, ठीक है। ऐसे घूमेगा इसके बीच में, ऐसे। एक साइड नॉर्थ पोल, एक साइड साउथ पोल, ऐसे घूम। तो ये क्यों घूम रहा है वही हम लोग को देखना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे इसके बाद, वो इसी पे बेस्ड है। ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। बात समझ आई? अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं।
तो इस लूप की अगर हम लोग बात करें तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसे आप अपने चारों उंगली को कर्ल कीजिए करंट के डायरेक्शन में, ऐसा है करंट का डायरेक्शन, ऐसा कर लीजिए, अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, इधर। तो ये एरिया डायरेक्शन के, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा अंदर की ओर। ये देखिए ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इसी डायरेक्शन में अपने चारों उंगली को घुमाइए आप, तो अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ। तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ ये। तो ये किसका डायरेक्शन है, एरिया का भी डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन है। तो जब ये घूमेगा, ये लूप जब ऐसे ऐसे घूमेगा तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी घूमेगा इसके साथ। ठीक है, बस आप ये समझ लीजिए इस लूप के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इस लूप के परपेंडिकुलर होगा। इनवर्ड हो सकता है, आउटवर्ड हो सकता है, वो आप कैसे देखेंगे, अपने उंगली को घुमा के, चारों उंगली को घुमाएंगे, अंगूठा जिधर पॉइंट करेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये आएगा, अभी इसमें यूज़ होने वाला है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कहानी समझते हैं। FBI यूज़ करते थे हम लोग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अब देखिए यहाँ पे हमने लूप लिया है, लूप का ये वाला जो लंबाई है रेक्टेंगुलर लूप है, इसका ये B है, ये लंबाई, ये साइड B है, ये भी साइड B है, मतलब PQ भी B है और RS भी B है, और PS A लिया है हमने, QR भी A। और ये रोटेट कैसे हो रहा है, ये कुछ ऐसा रोटेट हो रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो अब ये घूम कैसे रहा है, क्या हम इसको घुमा रहे हैं, नहीं, ये मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे वो घुमा रहा है। अब हम लोग इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि आप बताइए, ये सब में करंट आई है ना, कि इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, तो नॉर्थ से साउथ, ये रहा फील्ड का डायरेक्शन, B लिख लीजिए इसको आप लोग। ठीक है, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे, ये भी इधर होगा B। ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन पता है आपको, करंट का डायरेक्शन आपको पता है, फील्ड का डायरेक्शन पता है, करंट का डायरेक्शन पता है, ये है I, ये है I। अच्छा, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ, तो ये कुछ ऐसा B। ठीक है, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, मतलब यहाँ फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, नॉर्थ से साउथ है हमेशा। ठीक, अब हम एक एक करके हर एक आर्म में चलेंगे, हम इसके लूप के हर एक आर्म में चलेंगे। तो सबसे पहले, अच्छा हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। अब यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू क्या है, नोट कर लेंगे, करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल PQRS, करंट फ्लोइंग, ये लास्ट लेक्चर होगा, थ्रू PQRS, थ्रू कॉइल। ठीक है, कॉइल PQRS। A, B क्या है, साइड्स ऑफ कॉइल PQRS। ठीक है, PQRS का साइड है। अच्छा, A इंटू B बराबर क्या होगा, ये रेक्टेंगल है, तो A इंटू, देखिए ये आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है, लेकिन ये पैरेललोग्राम है नहीं, एक्चुअली ये रखा हुआ है कुछ ऐसा, कुछ इस टाइप से रखा है, इस टाइप से रखा हुआ है। तो अब हम इसको कैसे शो करेंगे 3D में, तो थोड़ा सा हम लोग इसको झुका के हम लोगों ने शो किया है इसको। एक नॉर्थ पोल यहाँ पे रखा है, मैं क्लास में रहता तो अच्छे से समझा पाता, जिनको डाउट होगा, जो भी टॉपिक ऑनलाइन में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास खुलेगा तो फिर से आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इमेजिन कीजिए यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा है, यहाँ पे साउथ पोल रखा है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इसके बीच में ये ऐसा ऐसा घूमेगा इसके बीच में। तो ये कोई ऐसे नहीं, ऐसे ऐसा घूमना है इसको, तो हमने थोड़ा सा तिरछा करके ऐसे रखा है, तो इसी को मैंने वहाँ बना के दिखाया ऐसे। तो ये रेक्टेंगल ही है ये। तो A इंटू B क्या होगा, एरिया, एरिया ऑफ कॉइल। इसको थोड़ा सा इमेजिन करना है आप लोग को, अगर डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन
बी, एंगल बिटवीन बी मैग्नेटिक फील्ड एंड आप बोल सकते हैं नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, ठीक है। या इसी डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अभी आप रखे रहिए। अब देखिए इस कॉइल की अगर मैं नॉर्मल लूं, नॉर्मल डायरेक्शन, तो ये क्या है, इसका नॉर्मल डायरेक्शन है इसका, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल। देखिए ये जो नॉर्मल मैं ले रहा हूं ये कुछ और नहीं है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही है, ठीक है। एन से लिखा है मैंने बस ये दिखाने के लिए कि ये नॉर्मल है। अब ये लूप है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन होगा, तो ये बाहर की तरफ निकलता हुआ या अंदर की तरफ जाता हुआ। इस लूप के इस लूप का जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर है, ये दिख रहा है, या तो अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ। तो हम डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम अपने चारों उंगली को करंट के डायरेक्शन में घुमाएं, चारों उंगली को करंट के डायरेक्शन में घुमाएं। अंदर अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ, अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ। तो यही ये एन है, कुछ इस टाइप से रखा हुआ है, ऐसे ऐसे रखा हुआ। तो आप इसको घुमाएंगे ये अंदर की तरफ, यहाँ पे आप इसको जिधर से भी देख, इसको बस ये 3D में है, इसको आपको इमेजिन करना है, ठीक है। चारों उंगली को ऐसा घुमाइए, चारों उंगली को घुमाइए, अंगूठा अंदर की तरफ, यहाँ ऐसा, हमेशा इसके परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर हम लोगों ने एन बनाया, तो और एन और बी में कितना एंगल है, थीटा एंगल है। चलिए ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब हम लोग साइड, सबसे पहले शुरू करते हैं साइड पीएस और क्यूआर पे हम लोग देखते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद है, एफ बी आई। तो पहले हम लोग पीएस में देखते हैं, ठीक है। पीएस में कैसा फोर्स लगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, और करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो करंट के डायरेक्शन में रखिए आप अंगूठे को, अंगूठा बोल रहा हूँ, ये अपना मिडिल फिंगर आप किधर रखेंगे, करंट, मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ, इधर से कोशिश करता हूँ। ये देखिए करंट के डायरेक्शन में आपको मिडिल फिंगर को अपने सेट करना है, करंट के डायरेक्शन में, और इसको फील्ड के डायरेक्शन में, ऐसा कुछ इस टाइप का। नहीं बन पा रहा है, 1 मिनट आप रुक जाइए, इसको थोड़ा सा इसको इमेजिन करना पड़ेगा। करंट का डायरेक्शन रहा ये, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर। तो यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा ये बताना है आपको, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, अच्छा राइट हैंड पाम रूल लगाने की कोशिश करते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल कैसे लगाते हैं, तो आपका चारों फिंगर जो है वो किधर रहेगा, फील्ड के डायरेक्शन में। तो फील्ड इधर से इधर है, चारों फिंगर फील्ड के डायरेक्शन में, और अंगूठा आपका इधर करंट के डायरेक्शन में आएगा। तो ये आया, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, 2 मिनट वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है इसका हेल्प हम लोग ले लेते हैं। इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, ये इधर घूमेगा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा घूमेगा। तो अब यहाँ डायरेक्शन देखते हैं, राइट हैंड पाम रूल से देख लेते हैं। तो फील्ड का डायरेक्शन ये कुछ ऐसा है, सपोज फील्ड का डायरेक्शन है ये, तो ये रहा फील्ड का डायरेक्शन, ठीक। अब करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रखिए, तो करंट इधर से इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ। आप किधर से देख रहे हैं वो मैटर करता है, ठीक है। अगर आप पीएस को ऐसा रख लें तो अब क्या होगा, फील्ड के डायरेक्शन में आपने इसको रखा, अंगूठे को रखा किधर, करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। फील्ड के डायरेक्शन इधर, यहाँ पे देखिए इमेजिन कीजिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, और इसके बीच में ये घूम रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। क्यों घूम रहा है वही हम लोग को देखना है। तो अब देखिए पीएस वाले पे अगर हम लोग ये समझ गए, राइट हैंड पाम रूल से अगर एफबीआई हम लोग लगाएं, तो फील्ड के डायरेक्शन में आपको किसको रखना है, ये ऐसा रखते हैं इसको, ऐसा। फील्ड का डायरेक्शन ये है, कुछ इस ऐसा ही है ये, बस फील्ड के डायरेक्शन में आपने किसको रखा, इसको, ठीक। करंट के डायरेक्शन में इसको रखना है, तो इसको सेट कीजिए,
एक सेकेंड, राइट हैंड पाम रूल से थोड़ा सा इजी लग रहा है यहाँ पे, इससे थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ फील्ड है, फील्ड के डायरेक्शन में इसको रखें, करंट के डायरेक्शन में इसको, ये देखिए ऐसा कुछ, ठीक है। ये फील्ड के डायरेक्शन में, ये करंट के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में ऐसा, ये फील्ड का डायरेक्शन और ये मिडिल फिंगर क्या बता रहा है, करंट का डायरेक्शन। तो अंगूठा आपका किधर पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ, तो इसमें फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ, इसी एक्सिस पे ऐसा लग रहा है फोर्स, ठीक। अब पीएस में हम लोगों ने देख लिया, क्यू आर में हम लोग जाके देखते हैं। क्यू आर में अब आइए, तो अब देखिए क्यू आर में क्या होगा, फील्ड अभी ये है और करंट ये फील्ड नॉर्थ से साउथ, ये फील्ड तो यही रहेगा, करंट अब इधर से इधर जा रहा है ये, तो अंगूठा किधर बता रहा है, इधर अंदर की तरफ। फील्ड फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, प्लीज़ इसको ध्यान देंगे। ये देखिए ऐसा कुछ है, ये फील्ड और करंट नीचे की तरफ, तो अंगूठा क्या बता रहा है, फोर्स FBI, ठीक है। तो ये फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। अब ये देखिए ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स ऑन सेम एक्सिस है, ये दोनों फोर्स ऑन सेम एक्सिस है। देखिए अगर आप इसको दूसरे तरीके से अगर देखेंगे तो इस पे फोर्स बाहर की तरफ और इस पे ही फोर्स बाहर की तरफ, मतलब एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है और उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ठीक है। ये दोनों आर्म पे इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा है, साथ में लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो वो यहाँ पे आपको कपल नहीं बना पा रहे हैं, तो टॉर्क नहीं ये दे पाएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। देखिए जैसे मैं इसको देख रहा हूँ, दोनों एक दूसरे के तरफ, तो भी तो एक दूसरे के इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा है, और अगर आप दूसरे तरीके से इसी को समझेंगे तो यही दोनों फोर्स क्या लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, तो ये अभी भी एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होगा। देखिए ना, अगर आप लोग इस पे फोर्स ऐसा बाहर की तरफ लगाएं तो लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इन दोनों फोर्स से थोड़े घूमेगा, नहीं घूमेगा, तो ये दोनों फोर्स, ये बाहर खींचने वाला, ये इधर खींचने वाला, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ये दोनों फोर्स। देखिए अगर आप लोग इसको दूसरे तरीके से देखें तो ये डायरेक्शन हम लोग अलग, मतलब इक्वल और अपोजिट ही आएगा, मेरे समझाने का मतलब ये, अगर मैं ये डायरेक्शन नहीं लेता हूँ, ठीक है, मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ, वो भी गलत नहीं है। तो आप देखिए अगर नीचे वाले में अगर आप FBI लगाएं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो ये फील्ड का डायरेक्शन, ये फील्ड का डायरेक्शन, और ये तो करंट के डायरेक्शन है, पहले आप सेट कर लीजिए, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर हम टॉप से देख रहे हैं, अगर हम ऊपर से देखें, इस साइड से अगर हम जाके देखें, तो ये देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये करंट का डायरेक्शन और ये फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। सेट कर लेता हूँ अगर मैं करंट के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को और इसको फील्ड के डायरेक्शन में, तो अंगूठा किधर बता रहा है, नीचे। ये देखिए अगर मैं इसको कैसे सेट कर लूँ, ये ऐसा कुछ है, ये ऐसा घूम रहा है कुछ, इधर एक मैग्नेट, इधर एक मैग्नेट, तो फील्ड का डायरेक्शन आपका किधर से किधर हो जाएगा, ये फील्ड का डायरेक्शन है, और करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर S से P, तो S से P में करंट का डायरेक्शन रख लिया मैंने और फील्ड को इधर रख लिया, तो अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, नीचे पॉइंट कर रहा है, तो मतलब यहाँ फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे आप फोर्स की बात करें ऊपर वाले में, तो करंट कहाँ से कहाँ, Q से R, तो करंट के डायरेक्शन में आपने क्या रख लिया, आपने मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रख लिया, और फील्ड कैसा है, इधर से इधर, ये तो अंगूठा किधर बता रहा है, ऊपर, तो यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है फोर्स, ठीक है। अगर मैं इसको F1, इसको भी, या F' और इसको भी मैं F' मान लूँ, तो दोनों इक्वल और अपोजिट है। एक तरह से देखा हमने तो दोनों अंदर की तरफ खींच रहा था, दूसरे तरीके से देखा तो दोनों बाहर की तरफ, मतलब यहाँ पे सिर्फ मेरा समझाने का मतलब ये है कि दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होगा और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा। लाइन ऑफ एक्शन सेम मतलब कि इस पे अगर इधर ये खिंचा रहा है ऐसे, तो ये भी ऐसे खिंचा रहा है, ठीक है। टॉर्क कब बनाता है, जब मान लीजिए कि इस पे इधर फोर्स लगे, ऐसा, ये इसको इधर खींचे और ये इधर खींचे, तो अभी भी इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं। एक चीज़ और याद रखेंगे आप लोग, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक, क्योंकि एक नीचे के डायरेक्शन में, एक ऊपर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल अपोजिट, तो नेट फोर्स 0। अच्छा, जब एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, तो ये ऐसा घूमेगा,
एक फोर्स इधर खींच रहा है, एक फोर्स इधर खींच रहा है, तो ये ऐसा घूमेगा। इस केस में आपको टॉर्क मिलेगा क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन में डिफरेंस है। अगर ऐसा हो तो ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, टॉर्क आएगा, लेकिन अभी भी नेट फोर्स जीरो रहेगा क्योंकि ये किधर जा रहा है, सपोज ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स की बात कर रहा हूं, तो लाइन ऑफ एक्शन सेम रहे या नहीं रहे, नेट फोर्स जीरो होगा। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। इसको फिर से देख लीजिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए और ये करंट का डायरेक्शन सेट किया आपने, ये ऐसा रखा हुआ है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ये क्या बता रहा है, फील्ड का डायरेक्शन, और मिडिल फिंगर आप रख लिए इधर, तो अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, नीचे की ओर, अंगूठा नीचे की ओर, तो ये फोर्स नीचे। अब यहाँ पे आप आएंगे तो क्यू से आप, तो करंट के डायरेक्शन में इसको रखा मैंने, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, फोर्स ऊपर। तो अब इसको आप लोग लिख लेंगे, लिखिए, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कॉमा, द मैग्नेटिक फोर्सेज ऑन साइड पी एस एंड क्यू आर इक्वल, अपोजिट एंड कोलिनियर। कोलिनियर मतलब ब्रैकेट में आप लिख लेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज सेम, ठीक है। सो देयर रिजल्टेंट इज जीरो, या नेट फोर्स इज जीरो। या आप ये भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन साइड पी एस एंड फोर्स ऑन साइड क्यू आर कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, पी क्यू और आर एस की बात करेंगे हम लोग। तो ये देखिए, ऐसा रख लेते हैं पी क्यू। तो अभी फील्ड का डायरेक्शन इधर, और करंट का डायरेक्शन किधर है, करंट का डायरेक्शन इधर। ये देखिए, फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ये है फील्ड का डायरेक्शन, और ये है करंट का डायरेक्शन, ठीक है। ये फील्ड का डायरेक्शन एफ बी आई। तो आपको क्या सेट करना है, फील्ड का डायरेक्शन सेट किया मैंने, फिर करंट पी से क्यू है, तो करंट की तरफ मिडिल फिंगर रखें। तो ये देखिए, अंगूठा क्या बता रहा है, अंदर की तरफ, तो इनवर्ड फोर्स इसमें लगेगा, इनवर्ड फोर्स यहां पे लगेगा अंदर की ओर, एक फोर्स लगा एफ इनवर्ड, ठीक है। अब हम इस साइड पे आते हैं, ठीक है, इस साइड पे आते हैं। तो इस साइड पे क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में इसको रखिए, करंट के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को रखिए, और फील्ड के डायरेक्शन में इस वाले फिंगर को रखिए। तो अंगूठा किधर बता रहा है, बाहर की तरफ, तो हम लोग ऐसा दिखा देते हैं, ये क्या है, एफ आउटवर्ड, ठीक है, एफ आउटवर्ड। ये समझना आसान है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। लिखिए, द साइड पी क्यू एक्सपीरियंसेस अ नॉर्मल इनवर्ड फोर्स, नॉर्मल इनवर्ड फोर्स, while the side RS experience an equal normal outward force, full stop. These two forces form a couple, these two forces form a couple which exert a torque, which exert a torque, ठीक है। अब देखिए, ये आपको समझ आ रहा है, ये कुछ ऐसा है, ऐसा है, इस टाइप से, ठीक है, इधर उधर बोल। अब देखिए, फिर से एक बार मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ कि लाइन ऑफ एक्शन कैसे सेम नहीं, यहाँ पे टॉर्क कैसे बन रहा है। देखिए, फील्ड के डायरेक्शन में इसको रखिए, और मिडिल फिंगर को किधर रखिए, करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। फील्ड इधर, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में, तो अंगूठा क्या बता रहा है, अंदर की तरफ, मतलब ये इसको फोर्स कैसा लग रहा है, इधर लग रहा है। अब अगर यहाँ पे आप आएंगे तो करंट के डायरेक्शन में रखिए इसको, और फील्ड के डायरेक्शन में इसको, करंट के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर, फील्ड के डायरेक्शन में ये वाला फिंगर, ऐसा टाइप से, ठीक है। तो अंगूठा किधर बता रहा है, बाहर की तरफ, मतलब इस पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है और इस पे बाहर की तरफ। ये देखिए, ऐसा घूमेगा, बात समझ आ रही, ऐसा घूमेगा। इस पे अंदर की तरफ फोर्स, इस पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, इस पे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो अभी भी नेट फोर्स जीरो है, लेकिन क्योंकि ये जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर फोर्स बना दे रहा है, लेकिन यहाँ पे टॉर्क हो रहा है। क्यों टॉर्क हो रहा है, क्योंकि पहले ऐसा यहाँ पे ऐसा खींच रहा था ना, मतलब लाइन ऑफ एक्शन सेम था फोर्स का, कोलिनियर फोर्स था, अब कोलिनियर नहीं है। ये जो बाहर आ रहा है फोर्स आर एस से, उसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है, वो आपकी तरफ आ रहा है, यहाँ पे फोर्स
आपकी तरफ आ रहा है और यहाँ पे फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है, तो इन दोनों में इतना गैप है। मतलब एक का लाइन ये है, एक का लाइन ये है, दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे को, दोनों के लाइन के बीच में गैप है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस है, तो लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। तो जब ऐसा होगा, देखिए मैं इसको अंदर दबा रहा हूँ, इसको इधर खींच रहा हूँ, ये ऐसा टॉर्क बना रहा है। बात समझ आ रही है? टॉर्क बना रहा है, उम्मीद करते हैं समझ आ रही होगी बात। अब देखिए यहाँ पे जो फोर्स होगा, जो फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, एफ इनवर्ड एफ आउटवर्ड, तो ये फोर्स बराबर क्या होगा? तो फोर्स आप लोग को पता है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। F बराबर क्या होता है? आई एल बी साइन थीटा होता है। आई एल बी साइन थीटा। आई क्या है? कंडक्टर में करंट, एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, और बी क्या है? जिस फील्ड में रखा हुआ, और थीटा क्या है? तो लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो ये हम लोगों ने साइड से लिख लिया। तो अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों साइड का फोर्स तो कैंसिल हो गया, कपल नहीं बनाया, क्योंकि उन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम था। आप सोचिए ना, ऐसे खींच रहा है दोनों तो कहाँ घूमेगा, लेकिन यहाँ पे कैसा फोर्स लग रहा है? एक अंदर एक बाहर, ऐसा टाइप्स का, ऐसा ये ऐसा घुमा देगा, ऐसा, क्योंकि एक अंदर लग रहा है एक बाहर लग रहा है, ये अंदर ये बाहर, तो इसको घुमा देगा, ठीक है, टॉर्क फॉर्म कर रहा है। तो ये देखिए हम लोग फोर्स ये वाला निकाल रहे हैं। तो अब इसी दोनों फोर्स तो इक्वल ही होगा, इक्वल और अपोजिट है, ये याद रखें, क्योंकि एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है। तो फोर्स बराबर क्या होता है? करंट आई है, मैंने लिख दिया। अब उसके बाद लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो लेंथ क्या है? यहाँ से यहाँ पी क्यू की बात देख रहे हैं, या आप आर एस या एस आर भी देखेंगे तो इसमें भी लेंथ कितना है? इसका लेंथ बी है तो इसका भी लेंथ बी है। तो लेंथ एल की जगह पे आप क्या लिखेंगे? बी, ठीक है, लेंथ एल की जगह पे आप क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे, ठीक। अब देखिए बी हो गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी है, साइन थीटा, साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि देखिए ये जो आपका लूप ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, तो ये कैसे भी घूमे, ऐसे घूमे, कैसे भी घूमे, इस लाइन के साथ इसका रिश्ता क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा हमेशा, इस लाइन के साथ। बात समझ आ रही है ना? इस लाइन के साथ क्या रहेगा? भाई अगर सिर्फ आप अगर कंसीडर करें, ये बस पी आर को अगर आप कंसीडर कर लें, पी आर, यहाँ एक मिनट, मैं पी आर बोल रहा हूँ, पी क्यू को मैं आपको कंसीडर करा रहा हूँ। पी क्यू को आप इमेजिन करेंगे, ये पी क्यू है, इसमें करंट है ऐसा, ये करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब अगर मान लीजिए ये घूम के इधर आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल है? अभी भी 90 डिग्री। अगर ये घूम के यहाँ आ गया, अभी भी 90 डिग्री। अगर ये घूम के यहाँ आ गया, अभी भी 90 डिग्री। मतलब ये जो आपका साइड है, ये किस में है? वर्टिकल प्लेन में है। ये साइड आपका किस में है? वर्टिकल प्लेन में है। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये वर्टिकल प्लेन में, और फील्ड कहाँ है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। फील्ड कहाँ है? हॉरिजॉन्टल है, और साइड क्या है? वर्टिकल है। तो ये हॉरिजॉन्टल में हमेशा यहाँ फील्ड रहेगा, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल में हमेशा फील्ड रहेगा। तो फील्ड आपका हॉरिजॉन्टल में है, तो ये साइड तो अगर घूम भी रहा है ऐसा ये ऐसा घूम भी रहा है, बस एक साइड को हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, पूरा ये घूम रहा है, ये पूरा घूम रहा है, ऐसे, लेकिन हम लोग बस एक साइड को इमेजिन कर रहे हैं, ये ऐसा घूम रहा है। तो कितना भी घूमे, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल कितना है? दिख रहा है? यहाँ रहे तो हमेशा 90 डिग्री है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? IBB, ठीक है, F बराबर IBB। अब हम लोग क्या लिखना है? टॉर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
तो टॉर्क को लिखते हैं हम लोग टाउ से, फोर्स यहाँ क्या आ गया है, आई बी बी आ गया है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। अब इसी सारे सिस्टम को अगर आप इस साइड से जाके देखें, अगर आप मान लीजिए ये टॉप है, आप मान लीजिए ये टॉप है, ये बॉटम है और ये फ्रंट है, अगर ठीक है, ये फ्रंट है, ये टॉप है, ये बॉटम है, तो अगर आप टॉप से इसको देखेंगे, टॉप से अगर आप देखेंगे तो आपको ये तो नहीं दिखेगा, ठीक है, टॉप से देखेंगे तो पी क्यू आर एस नहीं दिखेगा। ये देखिए ना, अगर ये कुछ ऐसा है, कुछ इस टाइप का है, अभी आप फ्रंट से देख रहे हैं, इसको ऐसा टाइप से घूम रहा है, ठीक है, फ्रंट से। एक मिनट मैं यहाँ लिख दूँ एक चीज़, ये क्या है, ए है लेंथ, ये भी लेंथ ए है, ये लेंथ बी है और ये भी लेंथ बी है, ठीक। अब देखिए, अगर आप अभी कहाँ से देख रहे हैं, इसको फ्रंट से देख रहे हैं, ऐसा ऐसा घूम रहा है, ठीक है, या कुछ ऐसा घूम रहा है, जैसा भी घूमे, या ऐसा घूम रहा है, वो तो अभी मैटर नहीं करता है कैसा, ऐसा घूम रहा है। तो अगर आप इसको ऊपर से जाके ऐसे, यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से टॉप से अगर आके मैं देख रहा हूँ इसको ऐसे, तो ये तो मेरे को नहीं दिखेगा, ये पूरा पॉइंट जैसा दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, पॉइंट जैसा दिखेगा, मेरे को क्या दिखेगा, ये बस दिखेगा, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैंने ये बनाया ए वाला साइड जो मेरे को दिख रहा है, मैं ऊपर से ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है। अब ये कुछ एंगल पे है, तब मैं इसको देख रहा हूँ, इस टाइप से कुछ एंगल पे है, मैं इसको देख रहा हूँ, ये फील्ड है और ये उससे कुछ एंगल पे है। तो फील्ड को मैं बना लेता हूँ कैसे, हॉरिजॉन्टल है फील्ड, ऐसा डायरेक्शन में, ये है फील्ड का डायरेक्शन, और मैंने अभी इसको कहाँ रोका है, ऐसे, ठीक है। ये फील्ड, ये रहा फील्ड, ठीक है, और ये रहा आपका ये वाला साइड है, ये, इसको डबल दिखा दीजिए क्योंकि इसके नीचे भी एक साइड है, ठीक। अब देखिए, इधर वाला जो साइड है ये क्यों घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, यही ऐसा 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 घूमेगा, ऐसा ऐसा घूम रहा है। ये देखिए, मैं इसको क्यू आर पे रख देता हूँ, क्यू आर पे, ये कैसे घूम रहा है, ऐसा ऐसा। तो हम लोग टॉप से देख रहे हैं तो हमको बस ये दिखेगा, बात समझ आ रही है ना, ये बस दिखेगा। तो ये फील्ड है। अब देखिए, ये जो लूप है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखते हैं, तो फिंगर को कर्ल किया, लूप के करंट के डायरेक्शन में ऐसा कर्ल किया, अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ कैसे, ऑलवेज परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर मैंने बनाया ये ऐसा, ये किसका है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। अब दूसरी बात कि ये वाला साइड अंदर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसको मैंने बता दिया ऐसा फोर्स, और ये वाला साइड बाहर की तरफ लग रहा है, इसके लिए मैंने दिखाया बाहर की तरफ, ठीक है। अब आप एक चीज़ और लिखेंगे कि इस वाले में करंट किधर जा रहा है, ऐसा देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें करंट अप, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आई अप लिख दिया मैंने, और इस वाले में ऐसा करंट डाउन, तो यहाँ मैंने लिख दिया आई डाउन, ठीक है, डाउन। इसमें करंट आई अप, इसमें करंट आई डाउन, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ पे हो गया ये थीटा, इसके बीच में थीटा, इसके बीच में भी थीटा। ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर, और ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है। इसको नहीं भी देखेंगे तो समझ आए, मतलब इस एंगल से हम लोग ये एंगल लाए हैं। ये एम आप समझ गए ना, एम क्या होता है, इसके इस एरिया के परपेंडिकुलर, अंदर बाहर किधर भी हो सकता है। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि साहब अंदर है कि बाहर है, तो हम लोग अपने चारों उंगली को कर्ल किए, अंगूठा क्या बता रहा, अंदर की तरफ। ये देखिए, अब जब ये आपका कॉइल रोटेट होगा, डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इसके साथ में घूमेगा, ऐसा, हमेशा परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आगे मिलने वाला, घबराने की जरूरत नहीं, मैंने बस जितना इनिशियली चाहिए था बता दिया। ये ऐसा घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा रुका हुआ है, हम लोग ऐसा देखा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये ऐसा टाइप से दिख रहा है, कुछ इस टाइप से, ये ऐसा है कुछ, ये एंगल है थीटा। तो ये जो है फील्ड इसका परपेंडिकुलर, और ये जो है ये किसका परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर। तो इन दोनों में अगर एंगल थीटा है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर में भी एंगल थीटा होगा, ये इसका परपेंडिकुलर है। तो
इसका परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर ये, तो इन दोनों में थीटा, तो इनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल थीटा। अब ये देखिए, अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। इन दोनों फोर्स के बीच में, इन दोनों फोर्स के बीच में ये रहा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, आई ए इंटू बी, ए बी कैपिटल बी साइन थीटा। अब ए इंटू बी क्या है, एरिया ऑफ लूप है, तो आई ए बी साइन थीटा। यहाँ पे ए क्या है, एरिया है, टाउ बराबर। ठीक है, अब ये एक लूप के लिए, एक टर्न के लिए, तो फॉर एन टर्न्स, एन टर्न के लिए क्या होगा, टॉर्क बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा। ये आप लोग लिख लिए। अब इसमें आगे आप लोग लिखेंगे, आगे लिखेंगे आप लोग वेयर एन आई ए, मैंने आप लोग को बताया था एन आई ए क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आगे चैप्टर में कि एन आई ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो एन आई ए की जगह पे अगर आप इसमें एम रख देंगे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा। एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम की वैल्यू क्या है, एन आई ए। या आप इसी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि साइन थीटा है। ये आप याद रखिएगा, ये जो फोर्स आपने दिखाया है, ये फोर्स ऊपर नहीं, ये फोर्स अंदर की तरफ है। तो हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये फोर्स ऐसा जा रहा है, तो इसको हम कैसे दिखाएं, ये अंदर की, देखिए ये साइड है अपना, सपोज ये फोर्स ये ऐसा है, एक मिनट, ये देखिए ये ऐसा टाइप का है, इस पे फोर्स कैसा लग रहा है, अंदर। तो ये फोर्स को हम कैसे दिखाएंगे, ऊपर से देख रहे हैं तो ये अब ऐसा तो नहीं दिखा सकते हैं, पॉइंट दिखेगा तो बस हम लोग ऐसा दिखा दिए, क्या है, इनवर्ड फोर्स है, और ये क्या है, आउटवर्ड फोर्स है, जो बाहर की तरफ निकल रहा था फोर्स, उसको हमने ऐसे दिखा दिया। बात समझ आ रही है। और फोर्स इस पे नहीं है ना, वो फोर्स इस पे नहीं है, वो इस पे, जो हमको ऊपर से देखने पे ये साइड जो हमको पॉइंट जैसा दिख रहा है, ये पॉइंट जो दिख रहा है वो ये साइड है, ये पॉइंट ये साइड है, तो उस साइड पे लग रहा था, मतलब उस पॉइंट पे हम लोग दिखा। अब इसमें इस पॉइंट पे अंदर की तरफ कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने ऐसा दिखा दिया है। बात समझ आ रही है। चलिए अब इसमें हम लोग लिखेंगे स्पेशल केसेस। डायरेक्शन लिख लीजिए आप लोग। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज सच दैट इट रोटेट्स द लूप क्लॉकवाइज अबाउट द एक्सिस ऑफ सस्पेंशन, जिधर से उसको लटकाए हैं उसके क्लॉकवाइज में। अब आप इसमें डायरेक्शन आप लोग बता सकते हैं, एम क्रॉस बी, तो एम से बी को घुमाएं। आप ऊपर से देख रहे हैं, ये देखिए, आप अगर ऊपर से देख रहे हैं तो ये रहा एम, ये रहा एम और ये रहा बी, तो एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, तो डायरेक्शन कैसा होगा, नीचे की ओर। तो अगर आप इसको ऊपर से देख रहे हैं ऐसे, मैं ऐसे देखूं तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, तो डायरेक्शन की क्लॉकवाइज में जब हम रोटेट कर रहे हैं तो टॉर्क का डायरेक्शन एक्सिस में नीचे की तरफ। ठीक है, ये कुछ खास नहीं है। अब स्पेशल केस व्हेन थीटा बराबर 0, नंबर 1, पहला स्पेशल केसेस में व्हेन थीटा बराबर 0 डिग्री, जब ये थीटा 0 होगा, उस केस में यहाँ 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, टाउ बराबर एम बी साइन 0, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरा हो जाएगा 0। तो लिखिए द टॉर्क इज मिनिमम व्हेन द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जब प्लेन ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कैसे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और ये प्लेन इसी के परपेंडिकुलर रखा रहे ऐसा। तो अब यहाँ पे इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होगा, ऐसा होगा, और फील्ड भी इधर ही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड के बीच में 0 डिग्री एंगल।
तो इस केस में मिनिमम टॉर्क होगा। दूसरा केस थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, जिनको नहीं समझ आएगा वो पूछेंगे। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अरे भाई प्लेन फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब समझ आ रहा है ना, ये प्लेन ये फील्ड परपेंडिकुलर, ठीक है। अब लिखिए व्हेन थीटा बराबर 90 डिग्री, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, कोई सही फॉर्मूला यूज़ की, यही फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, NIAB साइन 90 डिग्री, और साइन 90 होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा NIAB। ये क्या है, मैक्सिमम टॉर्क। लिखिए द टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन लूप इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये टॉर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम टॉर्क। ये टॉर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। ओके, तो ये समझ आ रहा है ना। अगर फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे हम लोग रख दें, ऐसे अगर हम फील्ड के डायरेक्शन में ही, मतलब फील्ड के प्लेन में ही, अगर फील्ड के पैरेलल अगर हम इस प्लेन को रखें, तो देखिए फील्ड का डायरेक्शन ये, फील्ड का डायरेक्शन ये, और इसका मोमेंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो इसमें और इसमें 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे ये जो टॉर्क का वैल्यू है ये किसी भी शेप के लूप के लिए यही होगा, ये आप लोग लिख सकते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क दिस होल्ड्स फॉर अ प्लेनर लूप ऑफ एनी शेप, ठीक है। तो एक चीज और लिख सकते हैं, देयरफॉर टॉर्क ऑन अ प्लेनर करंट लूप साइज किस पे डिपेंड करेगा, किसी भी शेप का रहे तो वो यही फॉर्मूला यही होना है। डिपेंड किस पे करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, और एरिया ऑफ लूप पे डिपेंड करेगा। आप लोग ये लिख लेंगे कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ लूप। ये लूप का जो शेप है आप रेक्टेंगुलर रखते हैं या सर्कुलर रखते हैं या जैसा भी रखें, उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और एक चीज और आप याद रखेंगे, करंट लूप जो है वो क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है वो, ठीक है। करंट लूप जो है वो क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है। ये हम लोग आगे चैप्टर में सीखेंगे, अभी आप लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे ही, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आगे देखने से पहले इसमें एक और चीज़ आप लोग नोट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया था कि नेट फोर्स 0 रहेगा टॉर्क पे, मतलब टॉर्क बोल रहा हूँ लूप पे, तो यहाँ टॉर्क लग रहा है, मतलब इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा है ऐसा, फिर भी यहाँ पे नेट फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको वाई डायरेक्शन मान लें तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन फिर भी 0 है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट लूप इज 0 बट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट मे बी 0 और नॉन 0, ठीक है। टॉर्क जो है उस पर 0 हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी लूप रखा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लूप पे 0 होगा, ठीक है। अब इसी का एक यूज़ आता है, और वो यूज़ क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके लिए मैं थोड़ा देर वीडियो रिकॉर्डिंग रोकूंगा, उसके बाद मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, लिख लीजिए। अ गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। क्या डिटेक्ट करता है, किस लिए होता है, डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। कैसा करंट, तो स्मॉल करंट। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब लिख लीजिए प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, तो जो अभी आप लोगों ने देखा है, क्या देखा है आप लोगों ने अभी, क्या देखा है आप लोगों ने अभी जस्ट जो पिछला टॉपिक था, अ करंट कैरिंग कॉइल
प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन प्रिंसिपल में लिख रहे हैं ना, ए करंट कॉइल कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन कॉइल या लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क, एक्सपीरियंस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क, क्योंकि करंट है इसी कारण से मैग्नेटिक फोर्स उस पर लग रहा है, इक्वल और अपोजिट फोर्स, जिसके कारण वो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। फिर से अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क कॉमा विच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल एंड प्रोड्यूसेस एंगुलर डिफ्लेक्शन और क्या प्रोड्यूस करता है, एंगुलर डिफ्लेक्शन। मतलब वो घूम रहा है तो क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। कैसा डिफ्लेक्शन, घूमने वाला डिफ्लेक्शन, मतलब एंगुलर डिफ्लेक्शन। इसका कंस्ट्रक्शन आप लोग बुक से खुद लिखेंगे, एसएल अरोड़ा से मैं पढ़ाता हूँ। अब मैं थोड़ा वीडियो रोक के मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन आप लोग को बहुत ही प्यार से और अच्छे से समझना है। ये हमारा टॉप व्यू है, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू पे आएंगे, पहले हम लोग ये फ्रंट व्यू समझ लेते हैं। हम लोग सामने से देखते हैं तो कुछ इस टाइप का कुछ मैग्नेट रखा हुआ है ऐसा, और यहाँ पे ये ऐसा मैग्नेट है, और यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन है। ये क्या है, सॉफ्ट आयरन, और इसमें वायर ऐसा लपेटा हुआ कॉइल बनाया हुआ है, ठीक है, लूप बनाया हुआ, इस पर ऐसा वायर लपेट के, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा रहता है, स्प्रिंग। अब इस स्प्रिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, ये स्प्रिंग किस टाइप का रहता है, हेयर स्प्रिंग रहता है, हेयर स्प्रिंग। कंस्ट्रक्शन आप लोग खुद से लिखेंगे, हेयर स्प्रिंग रहता है। तो इस स्प्रिंग का काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ पहले, उस फिर बाद में भी आएगा, बाद में बताऊंगा। जैसे आप लोगों ने कुछ बच्चे का कार वार या खिलौना विलौना आपने देखा होगा, उसमें ऐसा चाबी ऐंठते हैं, ठीक है, चाबी ऐंठे फिर छोड़ देते हैं, तो कार या जो भी है वो भागने लगता है, ठीक है। और जहाँ तक आपने ऐंठा था स्प्रिंग फिर उसको वापस घुमाने लगता, फिर वापस अपने पोजीशन पे आया, कुछ देर चला, रुक गया, फिर चलाना, फिर बच्चा उसको या आप ही उसको ऐसा घुमाए, ठीक है, घुमाए फिर छोड़ दिए, फिर हो जाता है। तो उस टाइप का ये स्प्रिंग रहता है इसमें। ये कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ लीजिए, ये आप लोग के बुक में भी दिया होगा, आप लोग इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा 3D अगर, अच्छा हाँ, ये जो यहाँ पे इसका फेस है, ये हम लोग कॉनकेव रखते हैं, इस मैग्नेट का फेस यहाँ पे कॉनकेव रखते हैं। अब कॉनकेव क्यों रखते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, अगर आप यहाँ ऊपर से देखेंगे, यहाँ अगर आप ऊपर से आके देखें, ऐसे ऊपर से आके देखें, तो ये जो सिलेंडर रखा हुआ है, ये कैसा है सिलेंडर, ऐसा। अब आप फ्रंट से देख रहे हैं ना, आप फ्रंट से देख रहे हैं कुछ ऐसा, इस टाइप से आप देख। अब आप ऊपर से देखेंगे तो इस सिलेंडर का क्या दिखेगा, बस सर्कल दिखेगा। तो ये सिलेंडर दिख रहा है, ठीक है, टॉप व्यू। दूसरा, इस पे वायर कैसे लपेटा हुआ है, ऐसे लपेटा हुआ है इस पे वायर। तो ये वायर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक, ऐसा दिखेगा। बात समझ आ रही है, ऐसा दिखेगा वायर। ये वायर मतलब कॉइल है, ये लूप है, यहाँ से ऐसा लपेटाया, ऐसा। बात समझ आ रही है कुछ, अच्छा चलिए, कुछ समझाने के लिए तो नहीं है, लेकिन ठीक है, समझ आना चाहिए आप लोग को। उम्मीद करते हैं समझ। इमेजिन कीजिए क्या लिया जाए, ठीक है, रेक्टेंगुलर ही रख लेते हैं सपोज। अब इसमें अगर आपका वायर लपेटा रहा है, 1 मिनट, जैसे मेरे माइक का ही वायर है, अब इस पे ये पूरा ऐसा इस टाइप से लपेटा हुआ है, ये कॉइल बना है। ये देखिए, ऊपर से देखिएगा तो कैसा दिखेगा, टॉप व्यू से ऐसा दिखेगा वायर। तो ये सिलेंड्रिकल है बस, और कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसको हम लोग कॉनकेव बनाते हैं। कॉनकेव क्यों बनाते हैं वो भी समझाऊंगा। कॉनकेव इसलिए हम लोग बनाते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो रेडियल रहे। अच्छा, अगर मैं यहाँ से किसी से पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा, तो ऐसा आप नहीं बता सकते, क्योंकि हमने सॉफ्ट आयरन यूज़ किया, और सॉफ्ट आयरन नेक्स्ट चैप्टर में मिलने वाला है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने तरफ खींच लेता है, ऐसा खींच लेगा। और ये इधर से, मतलब ये मान लीजिए ये ऐसा खींचा, तो ये इधर से ऐसा निकल जाएगा। यहाँ वाला लाइन ऐसा नॉर्थ से साउथ ऐसा जाएगा, ये ऐसा रेडियल रहेगा,
ठीक है, रेडियल रहेगा। अब रेडियल रखने का क्या फ़ायदा है वो भी मैं बताता हूँ आपको। सारा फील्ड लाइन, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट आयरन क्या चाहेगा कि सारा फील्ड लाइन मेरे से ही होके जाए, इसीलिए फील्ड लाइन ऐसे नहीं जाता है। अब हम सीधा भी ले जा सकते थे, प्लेन भी रख सकते थे, लेकिन प्लेन रखते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कैलकुलेशन। अब वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे और वो क्यों। तो देखिए, जैसे आप ये वाला वायर, रेडियल फील्ड का फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये वाले कॉइल की अगर आप बात करें, तो जब इस कॉइल की आप बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे होके जा रहा है उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को लेंगे। इसमें करंट ऐसा है, तो यहाँ पे देखिए इस कॉइल का, इस लूप का, ठीक है, इस लूप का मान लीजिए लूप में करंट ऐसा जा रहा है, लूप में करंट ऐसा जा रहा है, लूप में करंट ऐसा जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा, इधर होगा m। और b कहाँ से कहाँ है, ये है b। इसी वायर, ये सब b नहीं लेंगे, जो इसी वायर से जा रहा है वो वाला b लेंगे, तो b का डायरेक्शन ये है, तो एंगल कितना है 90 डिग्री। अब अगर आप इस कॉइल को अगर आप लेते हैं तो इस कॉइल के लिए ये वाला फील्ड लाइन लेंगे हम लोग, तो हर कॉइल मतलब उसका हर टर्न मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री ही एंगल बनाएगा ऑलवेज। खाली बुक में इतना लिख देता है, ये क्यों 90 डिग्री बनाता है वो आप समझ लीजिए, क्योंकि फील्ड हम लोगों ने इसीलिए 90 डिग्री बनाया, इसीलिए हम लोगों ने फील्ड को रेडियल लिया है। रेडियल अगर आप नहीं लें तो कैलकुलेशन बहुत दिक्कत हो जाएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। तो अब अगर इसको आप लेते हैं तो फील्ड लाइन आपको एंगल किसके किसके बीच में देखना है, फील्ड लाइन एंड इसका डाइपोल मोमेंट का एंगल। टॉर्क अगर आपको निकालना है, टॉर्क क्या होता है, एम बी साइन थीटा, तो थीटा क्या है, एम और बी के बीच का एंगल है। तो हमेशा ये ऑलवेज इन दिस केस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। वही समझा रहा हूँ, ऑलवेज कैसे 90 डिग्री होगा, एम और बी के बीच का एंगल। तो ये सब के लिए एम कैसा है, ऐसा ही होगा। अब इस वायर के लिए बी कौन सा लेंगे, ये वाला बी लेंगे, नहीं, इस वायर के लिए हम लोग कौन सा बी लेंगे, जो इस वायर से जो फील्ड लाइन जा रहा है, इस वायर के लिए जो इस वायर से जा रहा है वो, इस वायर के लिए जो इस वायर से जा रहा है वो, तो इस वायर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये बी, इस वायर के लिए ये बी, ठीक है। अब जैसे आप ये फील्ड लाइन अगर ले लेंगे इस वायर के लिए, तो ये देखिए एंगल गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग फील्ड लाइन कौन सा लेते हैं, ये लेने का नियम है ना, फील्ड लाइन आप कौन सा लेते हैं जो उस वायर से होके जा रहा है, तो उस वायर से होके कौन सा फील्ड लाइन जा रहा है, ये वाला फील्ड लाइन, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ मैं लिखाऊंगा नहीं, इसमें जो भी आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग खुद से लिख लेंगे। और जो पोर्शन पिछली बार मैंने करा, जैसे आप लोग अरोड़ा में देख सकते हैं, जिनके पास अरोड़ा नहीं है वो किसी से अरेंज करें, फ़ोटो वोटो मांग ले। याद रखेंगे कि फील्ड जो है इसमें हम लोग कैसा लेते हैं, रेडियल फील्ड लेते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने कॉनकेव रखा है कि रेडियल फील्ड आए, ठीक है। अब इसमें आप लोग लिख सकते हैं, लिखिए नहीं, समझ लीजिए बुक में क्या लिखता है, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इज माउंटेड सिमेट्रिकली बिटवीन द कॉनकेव पोल्स, लिखना नहीं है, ऐसे ही समझ लीजिए, ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट, फुल स्टॉप। दिस मेक्स लाइन्स ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अलोंग द रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियस के अलोंग ये फील्ड लाइन इसी कारण से हो रहा है क्योंकि आपने ऐसा लिया है, कॉनकेव लिया है। और इसको सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंडर को भी, इसको सॉफ्ट आयरन कोर को भी सिलेंड्रिकल लिया है इसीलिए। सच फील्ड इज कॉल्ड, जो रेडियस के डायरेक्शन में जो फील्ड लगे, रेडियस के डायरेक्शन में जो फील्ड लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल फील्ड बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, रेडियल फील्ड बोलते हैं हम लोग। अब देखिए जो थ्योरी और वर्किंग जो है इसका वही है जो पहले था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस, इसमें भी ये घूम रहा है, कॉइल घूम रहा है, तो इसमें क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने पहले किया है इसको, एन आई, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर
डिस्टेंस, ठीक है। तो टॉर्क बराबर फोर्स क्या हो लगेगा यहाँ, एन आई बी बी, ठीक है। फोर्स क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा, ये फोर्स होता है, ठीक है। तो साइन थीटा तो 90 डिग्री ही रहेगा। करंट और इसके बीच में हमेशा 90 डिग्री, क्योंकि करंट इस प्लेन में है, ठीक है। या करंट अगर इस प्लेन में है, इस प्लेन में अगर करंट है तो फील्ड कैसा है, ऐसा है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, पिछला ही वाला केस। तो ये एन आई बी बी, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, ठीक है, इनटू ये क्या है, ए साइन थीटा या साइन 90 डिग्री, ठीक। या अगर आप डायरेक्ट कर, देखिए जो डायग्राम मैंने बनाया था पिछले इसमें, वो इसमें ही बनेगा, जैसा कि आप लोग बुक में देख सकते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूं, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, एन आई ए बी, ए इज एरिया, साइन 90 डिग्री, ठीक है, साइन 90 डिग्री। अब आप लोग इसके नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री, बिकॉज थीटा बराबर 90 डिग्री बिकॉज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल रिमेन्स परपेंडिकुलर टू फील्ड बी एट ऑल पोजीशंस, ठीक है। नॉर्मल मतलब किसकी बात कर रहा है, नॉर्मल टू द कॉइल मतलब प्लेन ऑफ कॉइल, मतलब किसकी बात कर रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहां पे आप लोग क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज, या सिंपल में आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां पे जैसे ये वाला कॉइल अगर हम लोग लिए हैं, ये वाला कॉइल हम लोग लिए हैं अगर ऐसा वाला, तो इस कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अंदर और फील्ड क्या होगा, इस कॉइल से जो होके जा रहा है, ऐसा टाइप वाला। तो फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में हमेशा एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, ऑलवेज, इन ऑल पोजीशंस, हर पोजीशन में। आप एक कैसा भी घूमे, अगर मान लीजिए घूम के ऐसा आ गया, तो अब ये वाला साइड अगर घूम के ऐसा आ जाए, तो ये वाला जो साइड है आपका वायर का वो ऐसा पहुंच जाएगा। अब इसका डाइपोल मोमेंट ऐसा और फील्ड का लाइन ये वाला लेंगे, तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा, ये समझाने का मतलब है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा, टॉर्क बराबर एन आई ए बी, एन आई ए बी या एन आई बी, जो भी है वो लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए, अब मैं आप लोग को लिखाता हूँ। अब देखिए, उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। और जब ये घूमता है ना तो इस पर रीडिंग दिखाता है, यहाँ पे मीटर हम लोग लगा देते हैं, इस पर रीडिंग दिखाता है ये, ठीक है। अब आप लोग लिखिए द टॉर्क टाउ डिफ्लेक्ट्स द कॉइल थ्रू एंगल अल्फा, थ्रू एंगल अल्फा, ठीक है। कॉइल को कितना डिफ्लेक्ट किया, मान लीजिए घुमा दिया कितना, अल्फा। अब जितना ये कॉइल घूमेगा उतना ही एंगल तो ये भी घूमेगा ना, ये अल्फा। ये कॉइल जितना घूमा, ये आपका सिलेंड्रिकल कॉइल जितना घूमा, रोटेट हुआ, उतना ही डिफ्लेक्शन ये भी दिखाएगा। समझ आ रहा है ना, क्योंकि ये इसी से जुड़ा हुआ, तो ये जितना घूमेगा ये भी उतना ही आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो क्या लिख रहे थे हम लोग, द टॉर्क टाउ डिफ्लेक्ट्स द कॉइल थ्रू एन एंगल अल्फा। अब लिखिए फुल स्टॉप। अ रीस्टोरिंग टॉर्क इज सेट अप, अ रीस्टोरिंग टॉर्क इज सेट अप in the coil due to elasticity of the spring, due to elasticity of the spring। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बच्चे का खिलौना। आप चाबी को क्या करते हैं, उसको ऐंठते हैं, ऐसे ऐसे चाबी को ऐंठे 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 बहुत घुमाए, जितना लास्ट तक घुमा सकते थे घुमाए, उसके बाद आप छोड़ देते हैं तो गाड़ी आगे भागने लगता है। और जो चाबी आपने मान लीजिए कि क्लॉकवाइज घुमाया था तो वो वापस एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है। तो होता क्या है, तो देखिए होता ये है कि जैसे आपने क्लॉकवाइज घुमाया ना, क्लॉकवाइज, तो उसमें एक अपोजिट रीस्टोरिंग टॉर्क आ जाता है ड्यू टू स्प्रिंग।
जो स्प्रिंग उसमें लगा हुआ है, हेयर स्प्रिंग जो उसमें है, उसके कारण क्या आ जाता है, रीस्टोरिंग टॉर्क आ जाता है। तो जैसे हम छोड़ते हैं तो वो अपने आप को रीस्टोर करता है, मतलब जो आपने क्लॉकवाइज घुमाया था तो फिर वो जैसे आप उसको हाथ हटाते हैं तो वो खुद को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगता है, रीस्टोर करने लगता है इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, ठीक है, रीस्टोर कर। तो मतलब जैसे आप चाबी घुमा रहे हैं, उसका कान पकड़ के ऐंठ रहे हैं जैसे, तो उसमें क्या आ रहा है, रीस्टोरिंग टॉर्क आ रहा है जो उसको रीस्टोर करेगा। आपने ऐसा घुमाया, वो खुद को ऐसा घुमाएगा, रीस्टोर करेगा। तो वो जो टॉर्क रीस्टोर कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग टॉर्क। दोनों टॉर्क क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। अब देखिए ये जो टॉर्क है, रीस्टोरिंग टॉर्क है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। ये रीस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, अल्फा के। जो ये एंगल, मतलब जितना ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा एंगल, या जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क। बात समझ आ रही, जितना ज्यादा आप जितना ज्यादा एंगल उसको घुमाएंगे उतना ज्यादा। भाई सोचिए ना, आप अगर नहीं है ना तो बच्चे वाला कहीं से कोई खिलौना उठा के लाके देखिए, आपने थोड़ा सा घुमाया, थोड़ा सा घुमाया, एकदम बिल्कुल इतना सा, ऐसा थोड़ा सा घुमाया, तो आप जैसे छोड़ते हैं तो गाड़ी थोड़ा ही आगे बढ़ता है, मतलब उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क थोड़ा ही आया, मतलब जो आपने एंगल उसमें घुमाया था वो थोड़ा ही एंगल घुमाया था। अब आप उसको और उसका डबल घुमा देते हैं, डबल घुमाया आपने, देखा और डबल डिस्टेंस गया वो। तो जब आपने उसको डबल घुमाया तो हुआ क्या, एंगल भी आपने डबल कर दिया। बात समझ आ रही है, एंगल भी आपने पहले छोटा सा एंगल घुमाया था, अब एंगल और बढ़ गया। पहले मान लीजिए आपने इतना एंगल घुमाया था, अब आपने क्या किया, इसको और घुमा दिया, इतना एंगल अब आपने घुमा दिया, तो अब गाड़ी ज़्यादा देर जाके रुकती है। मतलब क्या बढ़ाया आपने, अल्फा को बढ़ाया, अब और बढ़ा दिया आपने एंगल, इतना कर दिया, अल्फा बढ़ा दिया, तो और ज़्यादा देर जाके रुकेगा। मतलब जितना ज़्यादा आप घुमाएंगे उतना ज़्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क होगा। आप ये फील करके देखिएगा, बच्चे खिलौना लेके, जितना ज़्यादा आप उसको घुमाते हैं उतना ज़्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क होता है और वो उतना ज़्यादा दूर जाता है। दूर क्यों जाता है, खुद को रीस्टोर करता है। जो चाबी को आपने भरा है ना, चाबी को ऐसे ऐसे घुमाया है, क्लॉकवाइज घुमाया, तो खुद को रीस्टोर करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और रीस्टोर करने में क्या होता है, गाड़ी फिर आगे जाती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, अल्फा के। जितना एंगल आप घुमा रहे हैं, जितना ज्यादा एंगल आप घुमाएंगे उतना ज्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क होगा। ये एकदम बेसिक सी बात है, जितना ज्यादा आप घुमाएंगे एंगल उतना ज्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क होगा। और ये एंगल कौन सा है, जो कॉइल का डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल, ठीक। तो अब यहां पे आप प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे, रीस्टोरिंग टॉर्क कौन सा, रीस्टोरिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अल्फा। जहां पे के क्या है, कांस्टेंट है, लिख लीजिए कैसा कांस्टेंट, टॉर्जन कांस्टेंट, वेयर के बराबर टॉर्जन कांस्टेंट, वेयर के बराबर टॉर्जन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। अब वो उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है कि उसका टॉर्जन कांस्टेंट कैसा है, वो मटेरियल कड़ा है, सॉफ्ट है, कैसा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, तो आपका रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर होना चाहिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होना चाहिए, तभी तो रिस्टोर करेगा, फिर से रुक जाएगा, अपने पोजीशन में आ जाएगा। ऐसा घुमा, जैसे करंट हटाएं आप, फिर ये वापस ऐसा आ जाएगा, रिस्टोर कर लेगा खुद को। तो इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा, ये दोनों टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल होगा। अब देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क कितना है, के अल्फा, और रिस्टोरिंग टॉर्क ये रिस्टोरिंग टॉर्क है के अल्फा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है, आपने निकालना था NIAB, NIAB। अब देखिए, अब अगर यहाँ से आप लोग के की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू निकाले कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। डिफ्लेक्शन ही तो आपको बताएगा, करंट का रीडिंग देगा, डिफ्लेक्शन ही तो आपको करंट का रीडिंग देगा। बात समझ आ रही। तो अब देखिए यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, के को नीचे भेज दीजिए,
NIAB/K। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा सजा के मैं इसको लिखने वाला हूँ, ठीक। क्या मैं सजा के लिख रहा हूँ, ये देखिए अल्फ़ा बराबर मैंने लिखा NAB/K इंटू आई। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, वो भी कांस्टेंट है। a क्या है, एरिया ऑफ कॉइल लूप, एरिया ऑफ लूप, वो भी कांस्टेंट है। और b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे कांस्टेंट है। और k क्या है, k तो कांस्टेंट है ही। तो ये पूरा जो टर्म है ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और इस कांस्टेंट को हम लोग कांस्टेंट अगर हम लोग हटा दें तो क्या आ जाएगा, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये एक फॉर्मूला आया, इससे हमको क्या मिला, अल्फा इज मतलब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको वही हम लोग लिए थे ना कि कितना एंगल डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। अब ये एक सेंस बनता है, जितना ज़्यादा करंट होगा, ये टर्मिनल में आप जोड़ दिया करंट नापने के लिए, जितना ज़्यादा करंट होगा ये उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो एक सेंस वाली बात आई, कम करंट है तो कम डिफ्लेक्शन होगा, ज़्यादा करंट है ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और ज़्यादा करंट है और ज़्यादा डिफ्लेक्शन, और ज़्यादा करंट है जल जाएगा, ठीक है। करंट भी हिसाब से देना है, इसका भी कुछ औकात है कितना करंट मेजर कर सकता है, ठीक है। तो अब ये सेंस वाली बात मिली कि डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड करंट, या जो करंट आप मेजर करने वाले हैं, इसमें जो करंट आपने जोड़ा है वो करंट, ठीक है। ये कैसे काम कर रहा है पिछले प्रिंसिपल पे, तो इसको जो आप करंट मेजर कर रहे हैं वो करंट इस कॉइल में आ रहा है, घूम रहा है, और इससे उसके कारण वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। करंट इसमें रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो ये घूमेगा। अब क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ये तो घूमेगा, तो घूमेगा तो उसी डिफ्लेक्शन को यूज करके हम लोग करंट का वैल्यू बता देंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिला कि अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू आई, नोट कर लीजिए इसको। अब आप थोड़ा सा थ्योरी इसमें नोट कर सकते हैं कि द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अब देखिए क्या लिखता है, द इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्रोवाइडेड विथ अ स्केल विथ इक्वल डिविजन्स along a circular scale to indicate equal steps in current. Such scale is called linear scale. linear scale कहलाता है। अब आप देखिए ये मिल गया। अब इससे मैं क्या लिखने वाला हूँ, इससे मैं लिख देता हूँ I बराबर G अल्फ़ा। I बराबर क्या लिख दिया, G अल्फ़ा, ओके। अब देखिए यहाँ पे वेयर G इज इक्वल्स टू क्या है, K अपॉन NAB, ये याद रखेंगे आप लोग। G इज इक्वल्स टू K अपॉन NAB, ठीक है। अब लिखिए G is equals to K by NAB is a constant for a galvanometer and is called galvanometer constant, और इसको क्या बोलेंगे आप लोग, galvanometer constant, और current reduction factor, और current रिडक्शन फैक्टर, ठीक है। और क्या बोलेंगे आप लोग इसको, करंट रिडक्शन फैक्टर। भाई अगर इसको समझने में कुछ दिक्कत हो रहा है, यहाँ से ये समझ आ गया। अब देखिए इसको मैं दूसरे टाइप से लिख देता हूँ, इसको यहाँ इसको मिटाल देता हूँ। देखिए इसको मैं दूसरे टाइप से कैसे लिख देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से मैं निकालूँ I इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाके उलट जाएगा, ये हो जाएगा K बाई NAB इंटू अल्फ़ा,
और इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया है, इज इक्वल टू जी, आई इज इक्वल टू जी अल्फा। यहाँ से बस हम लोगों ने ये बताया कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ से आप एक रिजल्ट आपको मिलता है, उस रिजल्ट को आप लोग लिख सकते हैं जी बराबर क्या आ गया, जी जो कांस्टेंट है वो क्या आ गया, आई अपॉन अल्फा, आई अपॉन अल्फा। ठीक है, और आई अपॉन अल्फा मतलब जी की वैल्यू क्या है, ये है, तो इज इक्वल टू के बाई एन ए बी भी लिख सकते हैं। इसको एक डब्बे में बंद कर देंगे आप लोग। ठीक हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। नोट कर लीजिए रोक के। सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी तो सबको समझ आता है कितना सेंसिटिव है। ठीक है, जैसे मैं तो आप लोगों ने 4-5 लोग हैं, होमवर्क नहीं किया आप लोगों ने, तो मैं गंदे से अगर किसी को चिल्ला दूं और डांट दूं तो 4-5 सबका अपना अलग अलग, कोई एकदम ही बेशरम टाइप होगा, मतलब मैं किसी को बेशरम नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे एक एग्जाम्पल, एकदम ही बेशरम टाइप होगा, उसको समझ नहीं आएगा, मतलब समझ नहीं क्या, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, अरे ठीक है डांट सुन लिए। और कोई है जो एकदम ही रोने रोने टाइप हो जाए कि अरे मैं कैसे होमवर्क नहीं किया, सर भी डांट दिए, मेरी गलती है, जो भी है। कोई और हो बोले कि चलो ठीक है कुछ बहुत खास नहीं, तो जो रो दिया एकदम डांटने पे वो क्या है, ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इसी सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये वर्ड आप लोग को समझ आता है। लिखिए सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। इसमें लिखिए अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज अ लार्ज डिफ्लेक्शन, if it shows a large deflection, large scale deflection, even when a small current is passed through it or a small voltage is applied across it। फिर से बोल रहा हूँ, लिखेंगे आप लोग, a galvanometer is said to be sensitive if it shows large scale deflection even when a small current is passed through it or a small voltage is applied across it। ठीक है, सेंसिटिव कब, मतलब थोड़ा सा डांट दिया रोने लगा तो वो सेंसिटिव है ज़्यादा। और जिसको कौन कम सेंसिटिव कौन है, जिसको कितना भी डांट दो मार दो कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, तो यही सेंसिटिविटी होता है कि थोड़ा सा करंट दिया, थोड़ा सा डांटा, वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाए, रोने लगे एकदम, जो भी है। अब इसमें सेंसिटिविटी 2 टाइप का होता है, एक होता है करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी मतलब ये होता है, सेंसिटिविटी ये है, करंट सेंसिटिविटी को हम लोग आई एस से डिनोट करेंगे, करंट सेंसिटिविटी, आई फॉर करंट, एस फॉर सेंसिटिविटी। अब ये क्या होता है कि कितना करंट पे वो कितना डिफ्लेक्शन दिखाया, पर यूनिट करंट वो कितना डिफ्लेक्शन दिखाया, पर यूनिट डांट कोई किसी पे कितना असर पड़ा, पर यूनिट डांट कोई कितना रोया। तो सेंसिटिविटी की बात अगर हम करें डांट के टर्म में, तो सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूं ds, डांटने का सेंसिटिविटी। ठीक है, डांटने का सेंसिटिविटी, तो डांटूंगा तो वो क्या होगा, रोएगा। ठीक है, रोया पर यूनिट डांट, कितना रोया पर यूनिट डांट, मतलब कितना वो डिफ्लेक्शन दिखाया, कितना रोना दिखाया वो पर यूनिट डांट। जैसे किसी को खाली घूर दो तो रोने लगा, एकदम रोने, जैसे कि खाली डांट दो, क्यों नहीं होमवर्क बनाया हो, एकदम जाहिल हो, समझ नहीं आता ये हो, तो ज़्यादा रोने लगे, तो क्या है, ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक, तो वैसे ही मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको करंट सेंसिटिविटी क्या होता है। डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज, लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। तो मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ये बकवास से एग्जाम्पल था, ऐसे ही अच्छा फील कराने के लिए। तो ये क्या हो गया, करंट सेंसिटिविटी, पर यूनिट करंट कितना डिफ्लेक्शन, मतलब थोड़ा सा करंट दिया ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो गया, ज़्यादा सेंसिटिव है। बात समझ आ रही। अब ज़्यादा करंट दिया कम डिफ्लेक्शन हुआ, कम सेंसिटिव है। अब आता है नेक्स्ट
वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये क्या होगा, Vs वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। एकदम सिंपल, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। इसका डेफिनेशन लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन, लिखना है ना, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट। अब एक और चीज आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं। अल्फा बाई आई क्या होता है, NAB अपॉन के, NAB अपॉन के, ठीक है। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू IR, तो अल्फा बाई IR, ठीक है। अब अल्फा बाई आई का वैल्यू क्या होता है, अल्फा बाई आई का वैल्यू तो NAB अपॉन के और नीचे एक R था उसको लिख दीजिए। तो ये वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब क्लियर सी बात है कि अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है, करंट सेंसिटिविटी। तो हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। अब देखिए फैक्टर्स ऑन विच सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स। तो किस में डिपेंड करता है सेंसिटिविटी, एन पे डिपेंड करता है, माने नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ कॉइल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, टॉर्जन कांस्टेंट के पे डिपेंड कर रहा है, टॉर्जन कांस्टेंट के पे डिपेंड कर रहा है। अब आप लोग ये खुद से पढ़ लेंगे, फैक्टर्स बाय विच द सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं सेंसिटिविटी, कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर का, मान लीजिए करंट का ही बात करते हैं। तो फर्स्ट बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा, सॉरी जो भी सेंसिटिविटी है आपका गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी वो बढ़ेगा। मैं क्या टॉपिक बोल रहा हूँ, फैक्टर्स बाय विच द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, पहला बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N ऑफ कॉइल, दूसरा बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड B भी बढ़ा के किया जा सकता है, तीसरा बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल भी बढ़ा के किया जा सकता है, तीसरा हो गया, चौथा बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्जन कांस्टेंट, इसको डिक्रीज करना होगा तभी तो ये इंक्रीज होगा। अब आप लोग एडवांटेज ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ लेंगे एंड डिसएडवांटेज पढ़ लेंगे, छोटा सा थ्योरी है ये आप लोग पढ़ लेंगे। इसमें जो हेयर स्प्रिंग यूज़ होता है वो फॉस्फर ब्रोंज यूज़ होता है। किस सेवरल रीजंस की वजह से यूज़ होता है फॉस्फर ब्रोंज यूज़ होता है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहला रीज़न, मतलब फॉस्फर ब्रोंज यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, स्प्रिंग जो हेयर स्प्रिंग था उसमें, दूसरा इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, ठीक है, तीसरा इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक, चौथा इट हैज़ वेरी लिटिल इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ठीक है, मतलब एक होता है ना कि उसमें थोड़ा कुछ एरर हो, जैसे घूमा फिर ऐसा ऐसा करने लगे तो उसमें कम होता है, इलास्टिक एरर उसमें कम होता है, इलास्टिक इफेक्ट बोल लीजिए। जैसे मैं इसको ऐसा इसको खींचूं, अगर ये खिंचाने वाला है तो इतना बड़ा था तो इस पोजीशन पे पहुंचने से पहले ये थोड़ा सा अप डाउन करेगा, ठीक है, और ये नॉन मैग्नेटिक होता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक, ये सब इंपॉर्टेंट था आप लोग कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है कि गैल्वेनोमीटर से हम लोग वो करंट कैसे नापेंगे और गैल्वेनोमीटर से हम लोग वोल्टेज कैसे नापेंगे, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, करंट नापना है ना, तो इनटू एन
एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। ठीक है, तो लिखिए, मैं लिखूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। एन एमीटर इज अ डिवाइस, प्लीज लिख लो, यूज टू मेजर करंट थ्रू सर्किट एलिमेंट। एमीटर किस लिए यूज होता है? सर्किट एलिमेंट से करंट मेजर करने के लिए, फुल स्टॉप। ठीक है, अब एक चीज और, टू मेजर, देखिए एमीटर को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं एमीटर को। मान लीजिए यहाँ से कुछ करंट जा रहा है, तो करंट आई जा रहा है, तो हमको करंट मेजर करना है, तो पैरेलल में नहीं लगाते हैं हम लोग, एमीटर को कैसे लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं, तो पता चले इसमें से कितना करंट जा रहा है। ठीक है, ये मेजर करने के लिए। इसके बाद लिखिए फुल स्टॉप के बाद, टू मेजर करंट थ्रू अ सर्किट एलिमेंट एन एमीटर इज कनेक्टेड इनटू सीरीज विथ दैट एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए अब हमको एमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर से। कैसे हम लोग गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाएंगे? तो हमारा ये रहा गैल्वेनोमीटर जी। ठीक, अब हम लोग करते क्या है, यहाँ एक इसमें करंट आ रहा है आई, यहाँ एक पॉइंट लिया हमने ए, यहाँ एक पॉइंट लिया हमने बी, और यहाँ पे हम लोग पैरेलल में एक शंट लगा देते हैं। शंट क्या होता है? स्मॉल रेजिस्टेंस जो कि सर्किट में पैरेलल में लगा दिया जाए। इस शंट का रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं S। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर G है, तो ये करंट आके दो पार्ट में बटेगा, तो मान लीजिए कि ये IG है, करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो ये जो कितना करंट बचा, तो I माइनस I में से निकल गया IG, इतना बचा। ठीक है, तो इसमें करंट कितना है? I माइनस IG करंट है। ओके, फिर यहाँ दोनों मिलके IG, दोनों मिलके I बन जाएगा, दोनों ऐड होके, दोनों को ऐड करेंगे तो IG कैंसल, I बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक चीज़ आप लोग समझिए कि जब आप एमीटर सर्किट में आप लगाते हैं करंट मेजर करने के लिए, तो हमको क्या चाहिए कि एमीटर का रेजिस्टेंस एकदम मिनिमम रहे। क्यों मिनिमम रहे? क्योंकि अगर आपका एमीटर, ये देखिए ये जो पूरा सेटअप है ना आपका, यही कहलाता है एमीटर। जब गैल्वेनोमीटर में हम पैरेलल में शंट लगा देते हैं तो ये क्या कहलाता है? एमीटर। ये पूरा जो आपका सिस्टम है ये एमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो जो हम लोग जब एमीटर को हम लोग अब किसी रेजिस्टेंस के सीरीज में लगाएंगे, तो इसका रेजिस्टेंस जो है, एमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। क्यों नेग्लिजिबल होना चाहिए? तो अगर मान लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं रहेगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, तो ये करंट का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाएगा, कुछ करंट खा जाएगा। बात समझ आ रही है? कुछ करंट खा जाएगा, वो करंट का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाएगा, कुछ हीट वीट प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको पानी नापना है, तो आप क्या लेते हैं, उसके लिए मेटालिक आप नापने वाला मेजरमेंट वाला बक्सा बनाते हैं, आप लकड़ी का नहीं बनाते हैं। ठीक है, लकड़ी का क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि लकड़ी में जब आप रख के पानी, मान ली पानी लीक नहीं भी हो रहा है उसमें से, लकड़ी में रख के अगर आप पानी नापेंगे तो लकड़ी क्या करेगा, कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को, तो कुछ पानी तो खुद पी लिया, मतलब आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, कम ही बताएगा। तो वैसे ही एमीटर हम लोग सीरीज में लगाना है और एमीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, क्योंकि अगर एमीटर का रेजिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ ये रेजिस्टेंस है आपका कोई, इसमें आपने लगा दिया एमीटर, अब अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो करंट जब इसमें से आएगा तो कुछ करंट ये खा जाएगा मतलब हीट प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस है। तो किसी रेजिस्टेंस से जब करंट जाता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, तो हीट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, एनर्जी वेस्ट हो गया, करंट का सही कैलकुलेशन वो नहीं दे पाएगा। तो एक चीज़ आप लोग लिखेंगे यहाँ, एन आइडियल एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस। आइडियल तो कुछ होता नहीं है आपको पता, लेकिन अगर आइडियल की बात की जाए तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, फुल स्टॉप। अब लाइन चेंज करके लिखिए। ठीक है, देखिए हम लोग जो गैल्वेनोमीटर है उससे हम लोग स्मॉल करंट ही नापते हैं। अगर हमको लार्ज करंट नापना है तो हम गैल्वेनोमीटर को किस में बदल देते हैं? एमीटर में बदल देते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं, एन ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर क्या है? सेंसिटिव एलिमेंट है।
इट कैन मेजर a small current of few microamperes. It can measure a small currents of few microamperes. ठीक है, अब लार्ज करंट नापना होगा तो क्या करेंगे, लिखिए फुल स्टॉप, टू मेजर लार्ज करेंट्स with it, to measure large currents with it, a small resistance is connected in parallel with the galvanometer coil. फिर से बोल रहा हूं, टू मेजर लार्ज करंट विथ इट अ स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर, पैरेलल विथ द गैल्वेनोमीटर कॉइल। गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ क्या करेंगे हम, पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देंगे। मेजर अब क्यों लगाते हैं वो भी मैं बता रहा हूं आप लोग को, लिख लीजिए पहले फुल स्टॉप। द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन दिस वे इज कॉल्ड शंट, SHUNT। इस तरह से जब रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में तो इसको क्या बोलेंगे, शंट बोलेंगे हम लोग। तो हम लोग ऐसा क्यों किए हैं, हम लोग क्यों पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, ताकि ये गैल्वेनोमीटर आपका जले नहीं और लार्ज करंट का भी वैल्यू ये दे सके। लार्ज करंट आने से अगर मान लीजिए ये नहीं रहता तो ये क्या होता, जल जाता, ज़्यादा करंट जाएगा तो। ठीक है, लिखेंगे, अब इसमें लिख सकते हैं फुल स्टॉप, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल करंट, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर। सिर्फ थोड़ा सा करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर से जाता है, बाकी सब करंट कहाँ से जाता है, रिमेनिंग करंट पासेस थ्रू द शंट, रिमेनिंग करंट शंट से जाता है। ये हम लोग कैसा लिए हैं, शंट कैसा लिए, बिल्कुल कम रेजिस्टेंस वाला। कम रेजिस्टेंस वाला इसलिए हम लोग लिए हैं कि देखिए, हम एमीटर हमारा लगाने का सेंस क्या है, तो हमारा एमीटर लगाने का सेंस ये है कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल रहे। ज़ीरो तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वो आइडियल वाला केस, मतलब जितना कम कर सकें एमीटर में आप रेजिस्टेंस, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको रेजिस्टेंस कम करना है। ठीक, तो अब रेजिस्टेंस कम करने के लिए हमने क्या किया, दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। भाई अब इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। पहले रेजिस्टेंस G था, गैल्वेनोमीटर का पहले रेजिस्टेंस G, अब G से भी कम रेजिस्टेंस वाला हम S जोड़ दिए। मान ली गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 5 ओम। अब इसमें आप पैरेलल में, आपने इसमें क्या जोड़ दिया है, 2 ओम जोड़ दिया है पैरेलल में। तो अब इसका दोनों पैरेलल में, तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा तो 5 से भी कम होगा, गैल्वेनोमीटर से भी कम होगा। बात समझ आ रही है, तो रेजिस्टेंस और कम होगा, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से भी कम हो जाता है। इसीलिए हम लोग पैरेलल में लगाए, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस कम करना है। रेजिस्टेंस क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो एक्यूरेट वैल्यू आपका एमीटर नहीं दे पाएगा। इसीलिए हमको एमीटर का रेजिस्टेंस कम करना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम करना है। तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए उसके साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस हम लोग पैरेलल में जोड़ देते हैं। एकदम सिंपल समझिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे G जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, IG क्या है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है, और इसका रेंज, इस एमीटर का रेंज ऑफ एमीटर का करंट का रेंज कहाँ से कहाँ होगा, 0 से I होगा। ठीक है, करंट का रेंज S, कैपिटल S इज इक्वल टू शंट रेजिस्टेंस, I माइनस IG इज करंट थ्रू द शंट। ठीक है, करंट थ्रू द शंट। अब देखिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, समझ आना चाहिए। नहीं समझ आएगा 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ आएगा तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बताइए आप व्हाट्सएप ग्रुप में बताइए, समझ आ रहा है। कोरोना वायरस बैंड बजा दिया, सबको समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके पैरेलल में हम लोग एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। जब पैरेलल में ऐसे छोटे रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो इसको हम लोग, इस रेजिस्टेंस को जब ऐसे जोड़ेंगे तो इसको हम लोग शंट बोलेंगे, SHUNT, शंट। हम लोग ऐसे जोड़ने का मकसद क्या है कि हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इस एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाए। ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाए,
कम हो जाए, ठीक है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इसका कम हो जाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू देगा, हमको वही करना है, जितना कम कर। देखिए अगर कोई बोलता है कि इस रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दें, तो अगर आप सीरीज में जोड़ देंगे इस रेजिस्टेंस को, तो ये दोनों का रेजिस्टेंस जुड़ के रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ये दोनों का रेजिस्टेंस जुड़ के रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको जब रेजिस्टेंस एमीटर का बढ़ गया तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ दे पाएगा वो करंट का, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं दे पाएगा। हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस कम कर। भाई रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट खाएगा वो, ये समझाने के लिए करंट खाएगा ऐसा बोलते हैं, ऐसा किसी के सामने बोलने का नहीं, वो समझने के लिए, ठीक है। तो हमको एमीटर से एग्जैक्ट करंट नापने के लिए क्या करना होगा, रेजिस्टेंस कम करना होगा। रेजिस्टेंस कम करने के लिए इसके साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में, और ऐसे रेजिस्टेंस जोड़ते हैं पैरेलल में तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग शंट बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ समझिए, अब यहाँ ये दोनों पैरेलल में जुड़ा है, मतलब यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी है। पैरेलल में मतलब यही होता है ना कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, PD पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर बराबर PD अक्रॉस शंट, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, करंट इंटू V बराबर IR, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस, तो गैल्वेनोमीटर में करंट क्या है, IG इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट, तो शंट में करंट क्या है, I माइनस IG, शंट का रेजिस्टेंस S हो गया, ठीक है। तो अब अगर आपको यहाँ से शंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। इसको इधर भेज दिया नीचे, ये आ गया, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। अब आप लोग यहाँ लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन इन द, अच्छा और क्या कर लिया जाए यहाँ पे, हाँ IG की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या जा रहा है। इसमें एक चीज़ और आप लोग लिख सकते हैं, बाई कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस S अक्रॉस द गिवन गैल्वेनोमीटर वी गेट एन एमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज। हम एक डिजायर्ड रेंज का एमीटर पास, खैर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, मत लिखिए। अब अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करके IG की वैल्यू निकालें, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो IG इंटू जी इज इक्वल टू IS माइनस IGS। इसको इधर ले आइए तो IGG प्लस IGS बराबर IS। अब इसमें से आप IG अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो गया, G प्लस S इज इक्वल टू IS। तो IG बराबर गैल्वेनोमीटर का करंट क्या हो जाएगा, एक मिनट, I कुछ गलत हो गया क्या, हाँ I इंटू S अपॉन G प्लस S, ठीक है, हो गया। या इसको आप थोड़ा सजा के लिखना चाहें जैसा आपने इसको लिखा था, तो आप क्या लिखेंगे, I बाई S बाई G प्लस S इंटू I, गैल्वेनोमीटर करंट हो गया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ क्या पता चला, द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू IG। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर यहाँ मैं लिख रहा हूँ, डिफ्लेक्शन ये रीडिंग देता है, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IG। गैल्वेनोमीटर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और गैल्वेनोमीटर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, I की, और ये प्रोपोर्शनल है I के, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिफ्लेक्शन क्या दिखा रहा है आपको, I दिखा रहा है। तो यही चीज़ मैंने, इसको आप नोट करेंगे और इसके नीचे लिख लेंगे, द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू IG
IG and hence to I full stop. So the scale can be graduated to read the value of current I directly. तो हम उसको कुछ इस टाइप से, देखिए ये जो थोड़ा सा कुछ कम आ रहा है मतलब ओरिजिनल I से, तो हम उसी हिसाब से उसको सेट कर देंगे कि जैसे डिफ्लेक्शन दिखाए तो वो वैल्यू हमारा जो एग्जैक्ट I है वो वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, अब इसमें आप लिख सकते हैं इसके नीचे एन एमीटर इज शंटेड और लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। एन एमीटर इज शंटेड और लो रेजिस्टेंस शंटेड मतलब रेजिस्टेंस कम कर दिया, एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा के। एन एमीटर इज अ शंटेड और लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब इसमें और क्या बच गया, एक चीज़ आप लोग लिख सकते हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब देखिए S एंड G पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/S प्लस 1/G इज इक्वल्स टू S प्लस G/SG। तो इससे आपको क्या मिल गया, RA बराबर S इंटू G बाई S प्लस G, S इंटू G बाई S प्लस G, जो कि किससे कम होगा, शंट के रेजिस्टेंस से कम होगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस शंट के रेजिस्टेंस से कम होगा। ठीक है, जो लाइन अभी मैंने लिखा है उसके नीचे ये लिख लेंगे आप लोग, एन एमीटर इज शंटेड और लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ठीक है, शंट क्या होता है, छोटा सा लिख लीजिए आप लोग, SHUNT शंट। शंट क्या होता है, अ शंट इज अ लो रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करेंट्स, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। मतलब मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है और ये शंट है, अब आप ज़्यादा करंट दे दीजिएगा तो करंट सब इधर से चला जाएगा और इसको जला दे, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है तो करंट किधर से जाना पसंद करेगा, जिधर रेजिस्टेंस कम है उधर से जाना पसंद, तो पहले इसको जला देगा तो ये गैल्वेनोमीटर आपका बच जाएगा, फिर आप दूसरा शंट लगा लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको कि ये ज़्यादा करंट है तो आप कम करंट देना है इसको। ठीक है, यूज ऑफ शंट क्या होता है, टू प्रिवेंट अ गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड ड्यू टू लार्ज करंट। देखिए गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन आपने देख लिया, उसमें मैग्नेट वैग्नेट ये सब कॉइल लपेटा रहता है, तो वो थोड़ा सा अगर ये जल जाए तो एक्सपेंसिव लगेगा, लेकिन अगर ये जल जाए, शंट जल जाए, तो वो आप सिंपली एक शंट उठा के लगा सकते हैं, सिंपल रेजिस्टेंस छोटा सा। तो इसीलिए हम लोग क्या चाहते हैं, गैल्वेनोमीटर नहीं डैमेज हो, नहीं जले, इसीलिए हम लोग पैरेलल में उसको लगाते हैं कि सारा करंट इधर से जाएगा, इसको जला दे, उसको जलाने से अच्छा। ठीक है, दूसरा यूज ऑफ शंट बता रहा था, तो पहला टू प्रिवेंट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड ड्यू टू लार्ज करंट। दूसरा टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, शंट क्या करता है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, एमीटर का रेंज, भाई जो गैल्वेनोमीटर पहले छोटा करंट नापता था वो गैल्वेनोमीटर अब बड़ा भी करंट नाप सकता है शंट लगाने के कारण। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर। ठीक है, ये बुक में कुछ कुछ पॉइंट दिया रहता है, वो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सिंस एन एमीटर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड शंट रेजिस्टेंस, सो इट्स रेजिस्टेंस इवन लेस देन दैट ऑफ द शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस से कम होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो काफ़ी छोटा होता है गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से भी। ये सब तो चलिए सिंपल है। अब आप इसमें ये भी याद रखिएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0 और द रेंज ऑफ एमीटर कैन बी इंक्रीज बट कैन नॉट बी डिक्रीज। रेंज ऑफ एमीटर बढ़ाया जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता है। एक और पॉइंट लिखेंगे, द एमीटर ऑफ लोअर रेंज हैज़ हायर रेजिस्टेंस। लोअर रेंज के एमीटर का क्या होता है, लोअर रेंज के एमीटर का मतलब ये शंट नहीं है तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब इसमें शंट लगा दिया, रेंज बढ़ गया तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। वही लिखता है पॉइंट, द एमीटर ऑफ लोअर रेंज हैज़ अ हायर रेजिस्टेंस देन द एमीटर ऑफ हाई रेंज। हाई रेंज एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। लो रेंज एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। लो रेंज एमीटर मतलब खाली गैल्वेनोमीटर, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इसके कंपैरिजन में सिर्फ इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, अब लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू
अ वोल्ट मीटर इंटू अ वोल्ट मीटर। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर से ही हम लोग क्या बनाएंगे, वोल्ट में। आप समझ रहे हैं गैल्वेनोमीटर क्या हो, किस बेस पे काम कर रहा है ना। जो मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल लूप जो है, करंट लूप जो मूव कर रहा है उस पे, उस बेस पे ये काम कर रहा है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस पे काम कर रहा है, करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लाइट चला गया है, थोड़ा देर वेट करेंगे। चलो ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लाइट कट गया है। अब देखो, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अब गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको समझ आ रहा है ये कितना प्यारा सा चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मतलब हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि एक करंट कैरिंग लूप है, उसको हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो रोटेट होने लगता है, घूमने लगता है। ऐसा कुछ लूप लिया था हम लोगों ने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये घूमने लगा। अब ये जो घूमने लगा तो इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम लोगों ने एक डिवाइस बनाया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब घूम रहा है, गैल्वेनोमीटर है, तो उसमें कुछ डिफ्लेक्शन होगा। अब उस डिफ्लेक्शन को यूज करके हम लोग करंट मेजर करने लगे और उसी डिफ्लेक्शन को यूज करके हम लोग वोल्टेज मेजर करने लगे। ठीक है, एक स्केल बना दिया। तो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है ये। अब देखिए आप लोग इसमें लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। क्या लिखेंगे, अ वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट। टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट ऑफ in a circuit, full stop. It is connected in parallel. It is connected in parallel with the element across which the potential difference is to be measured. The potential difference is to be measured. अब देखिए, जैसा कि आप लोगों ने सीखा था कि अगर कोई रेजिस्टेंस है उसमें करंट अगर आई जा रहा है, अब इसमें आपको करंट मेजर करना है तो यहाँ पे एक आप एमीटर लगा देते हैं, मेजर कर लेते हैं। और करंट मेजर करने के लिए एमीटर कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं एमीटर। और एमीटर का अपना खुद का कंस्ट्रक्शन कैसा है, तो एमीटर के अंदर एक गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगा हुआ है। वैसे ही अब मान लीजिए कि ये कोई आपका रेजिस्टेंस आर है और आपको इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। रेजिस्टेंस आर है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगाते हैं। वोल्ट मीटर को हम लोग इसके पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल में क्यों लगाते हैं, ताकि वो यहां और यहां का डिफरेंस नाप सके। अगर आप इसको सीरीज में लगा देंगे तो वो डिफरेंस नहीं नाप पाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, हम लोग पैरेलल में लगाते हैं। तो खैर अभी तो चलिए पहले वोल्ट मीटर हम लोग बना लेते हैं। अब देखिए, एमीटर में हम लोगों ने बात किया था कि जब हम लोग एमीटर बनाते हैं तो एमीटर का रेजिस्टेंस जो है शुड बी नेग्लिजिबल और मिनिमम और जीरो फॉर आइडियल रेजिस्टेंस। फॉर आइडियल रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, फॉर आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस शुड बी जीरो। वैसे ही जब वोल्ट मीटर है तो देखिए करंट जब आप मेजर कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्या लगाया आपने कि हम रेजिस्टेंस कम कर देते हैं ताकि वो करंट को खाए नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ करंट वो बता दे। ठीक है, पक्की बात। अच्छा, अब यहां पे करंट के लिए, एमीटर के लिए रेजिस्टेंस कम करना है। वैसे ही आपको वोल्ट मीटर के लिए, एमीटर के लिए आप करंट बोल रहा हूं, एमीटर बनाने के लिए आपने रेजिस्टेंस कम किया। आ रहा है साफ साफ, एमीटर बनाने के लिए आपने रेजिस्टेंस कम किया। रेजिस्टेंस कम करके आपने एमीटर बनाया ताकि वो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ करंट एमीटर दे सके। अब आपको वोल्ट मीटर में जस्ट अपोजिट करना है। वोल्ट मीटर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर लेंगे, एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर में आप क्या करेंगे, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। गैल्वेनोमीटर में सीरीज में क्यों लगाएं आप, वोल्ट मीटर बनाने के लिए। अब ये जो आपका सिस्टम बन गया ये कहलाएगा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर कहलाएगा ये। तो इसमें रेजिस्टेंस क्यों बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि वो जैसे मान लीजिए आपको डिफरेंस नापना है कहीं, तो एक साइड पानी पूरा इधर इकट्ठा कर लिया और एक साइड, दूसरे साइड नहीं आने दे रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस मेजर कर पाएंगे। रेजिस्टेंस बढ़ा दिए हम लोग, बात समझ आ रही है। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तभी ये यहाँ और यहाँ में डिफरेंस बता पाएगा कि यहाँ कितना है, यहाँ कितना है।
ठीक है, बात समझ आ रही है। तो वोल्ट मीटर एमीटर बनाने के लिए यहाँ मैं साथ में एमीटर भी बना देता हूँ। एमीटर बनाने के लिए हम लोग ने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगाया, और जब ऐसे हम लोग रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो इसको शंट बोल देते हैं, और ये पूरा अरेंजमेंट जो है आपका ये क्या कहलाता है, एमीटर कहलाता है, एमीटर कहलाता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर बनाने के लिए आपने क्या किया, रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया है आपने गैल्वेनोमीटर के साथ, और एमीटर बनाने के लिए क्या किया था आपने, रेजिस्टेंस को पैरेलल में बना दिया था, जिसको हम लोग शंट बोलते हैं। ठीक है, अब आप लिखेंगे, देखिए एक चीज़ मैं लाइन पढ़ रहा हूँ, समझेंगे। एज अ रिजल्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल करंट पास थ्रू द वोल्ट मीटर। ठीक है, स्मॉल करंट वोल्ट मीटर से पास होता है, पास थ्रू द वोल्ट मीटर, एंड सो द करंट थ्रू द सर्किट एलिमेंट डिक्रीजेज। सर्किट एलिमेंट से करंट क्या होता है, थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। दिस डिक्रीजेज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस डिक्रीजेज द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। टू अवॉइड दिस वोल्ट मीटर शुड बी डिजाइन टू हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। इसको अवॉइड करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस वो खाए नहीं, कम हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वोल्ट मीटर को हम लोग ऐसे डिजाइन करते हैं कि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहे। इनफैक्ट लाइन आप लोग, इस लाइन को आप लोग लिखेंगे, एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए आइडियल वोल्ट मीटर का। क्यों इनफाइनाइट, क्योंकि देखिए अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, आपको सर्किट में, ये आपका रेजिस्टेंस है, कुछ भी मान ली रेजिस्टेंस है रामू को का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, आपने इसके साथ में क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये है, वोल्ट मीटर ये यहाँ पे लग गया वोल्ट मीटर। तो अब अगर इसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा, इसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो इधर से करंट नहीं जाएगा, इधर से करंट नहीं जाएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ये बता पाएगा। और अगर मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट इधर से भी जाएगा, तो सर्किट का ये क्या है, सर्किट एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट। तो अगर करंट इधर भी चला जाएगा तो सर्किट एलिमेंट में करंट कम हो जाएगा, और करंट कम हो गया मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। तो हम तो ऐसा नहीं चाहेंगे कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस कम हो, हम तो यही चाहेंगे कि हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके दे दें। बात समझ आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मतलब जितना पॉसिबल हो उतना बढ़ा देते हैं, ताकि इधर से करंट जाए ही नहीं, करंट वेस्ट ही नहीं हो। बात समझ आई, करंट उधर से जाए ही नहीं, करंट वेस्ट ही नहीं हो। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें आप और क्या लिख लीजिए, हाँ और लीजिए, इसमें पॉइंट लिखिए। अ वोल्ट मीटर कैन बी कन्वर्टेड, a galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting a high resistance in series with it. By connecting a high resistance in series with it. फिर से पढ़ रहा हूँ, a galvanometer can be converted into voltmeter by connecting a resistance, बोले तो high resistance in series with it. In series with it, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना है टोटल अपने सिस्टम का। ठीक है, अब उसके बाद जो भी आपका गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है, अच्छा चलिए आप यहाँ फिर से वही सब चीज़ मैं बता रहा हूँ। जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आई जी क्या है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, और इस वोल्ट मीटर का रेंज क्या है, 0 से V रहेगा रेंज इसका। ठीक है, रिक्वायर्ड रेंज जो भी आपको चाहिए। और कैपिटल R क्या है, हाई रेजिस्टेंस विच रिस्ट्रिक्ट्स द, लिख लीजिए R इज इक्वल टू, ये जो R है, हाई रेजिस्टेंस विच रिस्ट्रिक्ट द करंट टू द सेफ लिमिट IG। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए, अब यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, अब हम लोग यहां, अच्छा हाँ, यहां पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस किसका, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू, दोनों सीरीज में जोड़ दीजिए, R प्लस G। ठीक है, अब आप यहां ओम्स लॉ लगा लीजिए, बाई OHMS, ओम्स लॉ। अब आप यहां ओम्स लॉ लगा लीजिए, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाई R, पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस।
तो यहाँ पे आप ओम्स लॉ से आप गैल्वेनोमीटर का करंट निकाल रहे हैं। तो करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस G। ये सब आप लोग सीख चुके हैं, ये कुछ नया नहीं है। अब इसके बाद क्या किया जाए, तो आप देखिए R प्लस जी को इधर लाइए, IG को इधर भेज दीजिए, इज इक्वल्स टू V बाई आई जी। R प्लस जी इज इक्वल्स टू V बाई आई जी। और यहाँ से आपको R की वैल्यू, मतलब जो रेजिस्टेंस आपको लगाना है उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, V बाई आई जी माइनस R, V बाई आई जी माइनस R। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं कि आपको वोल्ट मीटर कैसे बनाना है। तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे आप लोग। अब यहाँ देखिए, जैसे पिछले बार मैंने लिखाया था कि वैसे मैं यहाँ पे भी लिखा रहा हूँ क्या, तो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, गैल्वेनोमीटर करंट की। और गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो लिखिए द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू करंट IG एंड हेंस टू V पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि IG के प्रोपोर्शनल और IG किसके प्रोपोर्शनल है, V के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फुल स्टॉप। द स्केल कैन बी ग्रेजुएटेड टू रीड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली। तो अब हम स्केल को कुछ ऐसा सेट करेंगे कि वो डायरेक्ट V की वैल्यू आपको बताए, IG ना बता के। ठीक है, उस पर हम लोग इस ऐसे कैलकुलेट डायरेक्ट हम लोग V बता देंगे कि V वो कैसे शो करेगा। अब आप लोग नीचे लिखिए, अ वोल्ट मीटर इज हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। अ वोल्ट रेजिस्टेंस इज, एक मिनट क्या था, अ वोल्ट मीटर इज, वोल्ट रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, सॉरी। अ वोल्ट मीटर इज हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर क्या है, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, और वही एमीटर में मैंने आपको क्या लिखाया था, एन एमीटर इज शंटेड और लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एमीटर होता है। हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। ये याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ देखिए, वोल्ट मीटर का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या है, R प्लस जी है, जो कि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, जो कि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कैन बी बोथ इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए, एमीटर का जो रेंज था वो सिर्फ इंक्रीज किया जा सकता था, डिक्रीज नहीं किया जा सकता था। लेकिन वोल्ट मीटर का जो रेंज है वो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। एक और पॉइंट लिखेंगे और समझेंगे इस पॉइंट को, द वोल्ट मीटर ऑफ लोअर रेंज हैज लोअर रेजिस्टेंस देन द वोल्ट मीटर ऑफ हायर रेंज। देखिए, जो वोल्ट मीटर है लोअर रेंज का, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। एमीटर में क्या था, एमीटर ऑफ लोअर रेंज हैव हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, जो एमीटर लो रेंज का होता था उसका रेजिस्टेंस हाई होता था, और उसका जस्ट उल्टा है, जो वोल्ट मीटर लो रेंज का है उसका रेजिस्टेंस भी लो होगा। ठीक है, ये आप लोग इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप लोग इसको जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, न्यूमेरिकल बनाइए और ग्रुप में कांटेक्ट कीजिए। क्लास रखने के लिए बोलिए, क्लास रखेंगे, जिनका भी जो न्यूमेरिकल डाउट रहेगा उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।